पिछली क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने? पिछली क्लास में एक ही चीज़ पढ़ी थी और वो यही था कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या फ़र्क है। तो आसान भाषा में फिर से देखिए, एथिक्स भी हमें अच्छी और गलत चीज़ें बताता है और मोरालिटी भी। दोनों हमें सेम मीनिंग देते हैं, जो बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये है कि एथिक्स प्रोफेशनल वे में होता है और मोरालिटी रियल लाइफ, मेरे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की बात है। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बताया जाएगा कि लेट आना गलत बात है, टाइम पे आना सही बात है। ये क्या है? वहाँ का एथिक्स है। घर में आप हैं तो वो बताएंगे कि 8 बजे के बाद घर पे आना जो है, 8 बजे के बाद रात में गलत बात है, सही नहीं है, उससे पहले पहले घर पे आना। ये मोरालिटी की बात है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल बिलीफ आ रहा है, आपका परिवार आ रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, उसका कनेक्शन है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एकदम अलग अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि सेम हैं। ठीक है, जैसे कि सच बोलना एक मोरल काम भी है और सच बोलना एक एथिकल काम भी है। आप ऑफिस में हैं तो भी सच बोलना अच्छी बात है, घर पे हैं तो भी सच बोलना अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे भी केसेस दिखाई देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे कि माफ़ करना, आप माफ़ कर रहे हैं किसी को, या मान लीजिए हम डांट दिए, आप हमको माफ़ कर दिए, तो ये किसका मैटर हो गया? मोरालिटी का। ठीक है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति है, वो माफ़ी देता है किसी क्रिमिनल को, तो वो किसका मैटर है? एथिक्स का है, क्योंकि वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उस पोस्ट के तहत उनकी एक ड्यूटी ये है कि वो माफ़ भी कर सकते हैं, तो वो माफ़ कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हमने समझी थी और इसमें 2-3 केस स्टडी हमने देखी थी, एथिकल डायलेमा की और मोरल डायलेमा की। दूसरी चीज़ है लॉ एंड मोरालिटी, कानून और नैतिकता में क्या फ़र्क है। बेसिक सा देखिए, सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जैसे कि आपके घर के हिसाब से, आपके रहन सहन के हिसाब से, आपका जो भी संस्कार है, उस जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से आपको सही गलत बताया जाता है। अगर घर में जैसे एक बहुत बड़े लेवल पे अच्छे से बात हो रही है, या मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उसको सब बताएंगे ना कि हाँ, मारना भी गलत बात है, गाली देना गलत बात है, मर्डर करना गलत बात है, रेप करना गलत बात है। इस गलत बातों को गलत बताने के लिए हमारे पास कानून भी है। अगर मर्डर करना गलत बात आप मान रहे हैं तो कानून भी मान रहा है कि हाँ, मर्डर करना गलत बात है। रेप करना आप बुरा मान रहे हैं तो कानून भी मान रहा है रेप करना बुरी बात है। ठीक है, किसी की प्राइवेसी में झांकना अगर आप बुरा मान रहे हैं तो कानून भी इस बात को बुरा मान रहा है कि आप किसी की प्राइवेसी में नहीं झांक सकते, बिना जो है परमिशन के आप फ़ोटो नहीं ले सकते, है ना। ये सारी चीज़ें सही गलत दोनों बता रहे हैं, लेकिन दोनों में फिर भी फ़र्क है और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो यही चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ कि कानून असल में होता क्या है। कानून बेसिकली क्या है? रूल रेगुलेशन होता है, जो कि कोई भी स्टेट डिसाइड करता है। स्टेट या राज्य, राज्य यानी कि जहाँ जिस देश में आप रह रहे हैं, वहाँ की जो भी लीगल बॉडी है, वो डिसाइड करती है और बताती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अगर आपने इस सही चीज़ के खिलाफ काम किया तो आपको सज़ा मिलेगी। ये होता है कानून। जैसे कि ट्रैफिक नियम आपके बने हुए हैं, रेड लाइट जो है जल रही है, आपने फिर भी क्रॉस कर लिया, कानून टूट गया, आपको है पनिशमेंट मिलेगी। हेलमेट लगाना है, ये लॉ बना है, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको पनिशमेंट मिलेगी। कैसे सब हो रहा है? क्योंकि सब स्टेट ने, देश ने, या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के प्रशासन ने उसको डिसाइड कर दिया है, उसको रूल के फॉर्म में बना के रख दिया। लेकिन मोरालिटी क्या है? मोरालिटी भी एक तरीके का रूल रेगुलेशन है, लेकिन वो रूल रेगुलेशन फॉर्मल ना हो के इनफॉर्मल है, जो आपके वैल्यूज़ और नॉर्म से आता है। जो आपका रीति रिवाज है, जैसा आपका घर है, जैसे संस्कार होंगे, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज़ डिसाइड होंगी और उस वैल्यू के हिसाब से आपको काम करना होता है। अगर आपने उस वैल्यू के खिलाफ जाके काम किया तो उस वैल्यू के खिलाफ जाके काम करने की वजह से आपको जो है मे भी खरी खोटी सुननी पड़े, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सोशल सैंक्शंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नाजिया अजहर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, सब बाकी लोग को दिख रही है? हम्म, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, अभी जस्ट शुरू है, बस डेफिनेशन बताएं।
लेफ्ट। चलिए, तो क्या कह रहे थे? तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? लॉ भी क्या है? एक रूल रेगुलेशन है। मोरालिटी भी एक रूल रेगुलेशन है, लेकिन वो हमारी वैल्यू और नॉर्म से आता है। अब वैल्यू और नॉर्म क्या है ये तो पता है, पीछे आपने पढ़ा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको स्टेट अप्लाई करता है। स्टेट ने कानून ला दिया, देश ने कानून ला दिया। यहाँ पे वो कानून लाने वाले कौन लोग हैं? वो या तो आपकी फैमिली है या तो आपका समाज है, जिस समाज में आप रह रहे हैं। तीसरी चीज़, जब आपने कानून फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जेल में डाला जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने मोरालिटी के खिलाफ काम किया तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि आपको कोसा जाएगा, या मे बी आपको डांटा जाए, पीटा जाए। ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, या फिर सोशल बाइकआउट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा ना कि अपने ट्रैफिक सिग्नल को अवॉइड किया, तोड़ दिया, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने अपनी माँ को पानी नहीं दिया पीने के लिए, तो क्या आप इसके लिए आपको जेल में डाला जाएगा? नहीं। मे बी आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं समझाएंगे, डांटेंगे, हो सकता है पीट दें। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तीसरी चीज़ एक ये भी आती है कि जब आप कानून तोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर गिल्ट आए। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो ऐसा नहीं कि मर्डर करते ही उसको गिल्ट आ जाएगा, अरे इतना ताव उसके अंदर था, गुस्सा था कि उसने मर्डर कर दिया। लेकिन जब आप मोरालिटी के खिलाफ काम करेंगे तो बहुत हद तक चांस है कि आपको तुरंत गिल्ट फील हो। 5 मिनट 10 मिनट बाद आपने गुस्सा कर दिया अपने माँ बाप पे, 5 मिनट बाद आपको एहसास होगा कि आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिक ये डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और भी कई सारे हैं यहाँ पे, जैसे बॉक्स के तौर पे डाल दिए हैं, बात लगभग वही है। दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों ही काम करते हैं हमारे समाज के लिए। और समाज के लिए काम कैसे हो रहा है? दोनों एक सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। सोशल ऑर्डर का मतलब ये है कि समाज एक संतुलित जो है संतुलन के साथ कैसे चले। आपके घर में भी बताया गया कि झूठ बोलना बुरी बात है, और बाहर भी बताया जाता है झूठ बोलना बुरी बात है। या फिर आपके घर में बताया गया किसी को तकलीफ़ देना बुरी बात है, तो कानून ने भी बताया ना कि किसी को पीटना जो है पनिशेबल ऑफेंस है, किसी का मर्डर करना बुरी बात है। दोनों क्या कर रहे हैं कि इंसान को सही रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, और समाज में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लॉ हो या फिर मोरालिटी हो। दूसरी समानता ये है कि ये सोसाइटी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ का सही और गलत क्या है, उस समाज के हिसाब से है। वही सही गलत दूसरे समाज पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक वैसे ही कानून जहाँ के लिए कानून बना है वहीं पर अप्लाई होगा, वो दूसरी जगह के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। अमेरिका में मान लीजिए कोई भी कानून बना है, क्या वो यहाँ अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उसी सोसाइटी के लिए बना है। भारत में जो कानून बनाया गया किसी भी चीज़ को लेके, क्या वो अमेरिका में अप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो यहीं के लिए बना है, वहाँ के लिए नहीं बना है। वैसे ही आपका सही गलत है, मान लीजिए जैसे रिलीजन है, अलग अलग इसमें फ़िरके हैं, सबका अपना अपना मानना है, और सबका अपना अपना सही और गलत है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बरेलवी लोग होते हैं, उनके हिसाब से क्या है कि मांगा जा सकता है किसी और से। उसमें एक दलील जैसे देते हैं मौलाना लोग कि नमाज से जो है सब्र और नमाज से मदद मांगो, ऐसी लाइन है ना कुरान में। तो उसका वो क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, कहते हैं कि क्या सब्र खुदा है या नमाज खुदा है? अलग की बचकानी बात है। सब्र और नमाज से मदद मांगने का क्या मतलब है कि नमाज पढ़ के भी हम अल्लाह ताला से ही मदद मांग रहे हैं ना, और सब्र करके भी अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं। लेकिन उनका ये मतलब आता है उनके हिसाब से कि हम थर्ड पार्टी को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे वो वली और ये पीर मुरीदी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो उनका वो उनके हिसाब से सही है, तो उनके हिसाब से मांगना क्या हो गया? जायज़ हो गया, उनकी मोरालिटी हो गई। लेकिन जो नहीं मानते उनके हिसाब से क्या हो गया? गलत हो गया। तो जो मोरालिटी है वो भी क्या हो गई? सोसाइटी स्पेसिफिक हो गई, यानी कि जिस खास एरिया के लिए वो है उसी खास एरिया में ही वो अप्लाई होगी। वहाँ की मोरालिटी उठा के दूसरे में अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तीसरी समानता क्या है कि दोनों डायनेमिक हैं, दोनों में वक्त के साथ बदलाव होता है। कानून पहले कुछ और थे, अब कानून कुछ और हैं। हमारी मान्यताएं पहले कुछ और थीं, अब मान्यता कुछ और है। ठीक है, जैसे कि कई सारी चीज़ों में अब कानूनों में भी अब बदलाव देखिए, वक्त के साथ कानून बदलते रहते हैं। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया ना अभी रिसेंटली, कुछ 4-5 साल पहले। तो वो पहला थोड़ी था, उससे पहले भी कई सारे आए। क्या हुआ? धीरे धीरे बदलाव होता रहता है। ट्रैफिक जो रूल रेगुलेशन है उसमें क्या होता है? धीरे धीरे बदलाव होता रहता है। कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसकी सज़ा घटती बढ़ती रहती है, उसी हिसाब से देखा जाता है।
या जैसे मान लीजिए बच्चों का रेप हो गया, उसमें अलग से कानून बना दिया गया ताकि वो, क्योंकि वो और हीनियस क्राइम है। ऐसा थोड़ी कि एक ही कानून बन गया और वो सब पे अप्लाई हो गया, नहीं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके हिसाब से उसमें डायनेमिज्म और चेंज दिखाई देता है। वैसे ही जो मोरालिटी है उसमें भी चेंज आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल शब बारात अभी देखिए आने वाली है ना, तो पहले हनफी जो जो सेक्ट था उसमें शब बारात एकदम धूमधाम से मनाई जाती थी, आज भी मनाई जाती है, लेकिन अब बहुत हद तक हनफी में ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, सही नहीं है। तो वो क्या करें, बिद्दत से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। तो उनकी मोरालिटी सही और गलत वक्त के हिसाब से क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, लॉ भी और मोरालिटी, दोनों में वक्त के साथ डायनेमिज्म या चेंज दिखाई देता है। ठीक है। रही बात डिफरेंस की, तो डिफरेंस अभी ऊपर हम बता दिए हैं। दोनों के बीच में संबंध कैसा बनेगा, देखिए कई बार लॉ एंड मोरालिटी बिल्कुल एक होती हैं, कई बार थोड़ा दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा, कई बार होता है कि एकदम पोल्स अपार्ट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये जो पहला आप सर्कल देख रहे हैं ये एक सर्कल नहीं है, दो सर्कल है, यानी कि एक लॉ का है और एक मोरालिटी का है, एक कानून का है, एक नैतिकता का है। कई बार ऐसा होता है कानून और नैतिकता दोनों एक दूसरे का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, जो चीज़ कानून गलत मानती है वो हमारी नैतिकता भी गलत मानती है, और जो चीज़ हमारी नैतिकता सही मानती है वो कानून भी सही मानता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी धर्म के हों, कहीं से भी हों, किसी भी दुनिया के कोने से हों, आपकी नैतिकता कहेगी कि मर्डर करना बुरी बात है, वहाँ का कानून भी कहेगा कि मर्डर करना बुरी बात है। पहला संबंध ये बनता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरा संबंध दिखाई देगा आपको रिलेशन ऑफ टोटल सेपरेशन, एकदम पूरी तरीके से दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कानून के हिसाब से एकदम जो है गलत हैं, लेकिन मोरालिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं उसको सही मान लिया जाता है। जैसे कि डाउरी, स्त्री धन। स्त्री धन क्या है, हिंदुज़म का एक रिलीजन से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। हिंदुज़म में दहेज लेना देना बुरी बात नहीं मानी जाती, उनके शुरू से ही है, लेकिन कानून के हिसाब से क्या है, डाउरी लेना देना मांगना ये सब जुर्म है और उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर स्त्री धन दिया जा रहा है, यानी कि लड़की के साथ उसके धन और जो है ज्वेलरी गाड़ियाँ दी जा रही हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है नैतिकता की कसौटी पे। बाकी वो कानून का पालन करें तो वो एक अलग बात है। तो एक रिलेशन ये भी दिखाई देता है। एक रिलेशन दिखाई देता है सबसेट और सुपरसेट का। सबसेट सुपरसेट क्या होता है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं ना, बहुत सारी चिड़ियाँ, तो ये पहला गोल है बहुत सारी जितने बर्ड्स हैं उन सब का, और उन सारे बर्ड्स में से कुछ बर्ड क्या होंगे, तोता होंगे, या कुछ बर्ड कौवा होंगे, या गौरैया होंगे। ठीक है। या जैसे आपने सारे क्रीचर देख रहे हैं इस दुनिया में, उसी क्रीचर्स में से कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग इंसान कहते हैं। ये क्या है, रिलेशन ऑफ सबसेट और सुपरसेट। ठीक है। इसमें जो रिलेशन बनता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे एक्शन होंगे जो मोरालिटी के बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मोरल, जिसको हम जो कानून है उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग कहें, कानून बन गया ना कि अगर किसी ने बहुत हीनियस क्राइम किया, बहुत बुरा क्राइम किया, तो उसको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन मोरालिटी के बेसिस पे इस बात को कहीं ना कहीं कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, फांसी की सज़ा देना सही नहीं है, क्योंकि अगर उस इंसान को रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, और उसने फैसला किया हो कि नहीं वो अपने आप को बदलेगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, तो फांसी देकर हम उसका वो मौका, वो पछतावा, वो माफ़ी क्यों छीनें। ठीक है ना, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो कई बार होता है दोनों एक ऐसी कंडीशन में होते हैं। और कुछ ऐसा होता है रिलेशन ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ चीज़ें होती हैं कई बार या तो वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है कुछ चीज़ों में, या फिर थोड़ा बहुत एक दूसरे में कुछ मैच दिखाई देगा आपको। जैसे मोरल बेसिस पे सेम सेक्स मैरिज आपको कुछ तबका एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई देगा कि हाँ लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी होगा जो कहेगा कि नहीं, जो निज़ाम बना है उसके हिसाब से चलना चाहिए, दो जेंडर बने हैं, जाहिर सी बात है उनकी अपनी अपनी नीड है और उसके हिसाब से शादी होती है, यही निज़ाम चलता रहे और यही निज़ाम चलेगा। कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देगा और
कुछ ऐसा भी होगा कि मोरालिटी और लीगैलिटी एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि कानून कुछ देशों में ऐसा मिलेगा आपको कहेगा कि हाँ शादी कर सकते हैं, कुछ देशों में ऐसा भी मिलेगा कहेगा कि नहीं कर सकते, और कुछ देशों की मोरालिटी कहेगी कि हाँ शादी कर सकते हैं, और कुछ देशों की मोरालिटी कहेगी कि शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन भी बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? क्लियर है? हम्म। तीसरी चीज़ है रिलीजन एंड मोरालिटी। धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखिए, धर्म भी हमें अच्छी बुरी चीज़ें सिखाते हैं और नैतिकता भी अच्छी बुरी चीज़ें सिखाता है, तो यहाँ पे भी इनको समझना थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहली चीज़, रिलीजन क्या है? रिलीजन एक तरीके का बिलीफ सिस्टम है, एक तरीके की आस्था है जो कि रिचुअल से, सिद्धांतों से, धार्मिक ग्रंथों से, किताबों से चलता है। वहीं मोरालिटी क्या है? मोरालिटी भी एक तरीके के जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर की ही बात है, जो हमें सही गलत बताता है, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं कि धर्म से कनेक्शन हो, इसका ज़रूरी नहीं कि शास्त्रों से कनेक्शन हो, ये कहीं से भी इमर्ज कर सकता है। अगर किसी सोसाइटी में 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से 90 लोगों ने किसी एक बुरी चीज़ को भी अच्छा मान लिया, तो वो समाज के लिए मोरली मोरली क्या हो गया? अच्छी चीज़ हो गई। तो मोरालिटी जो है रिलीजियस बिलीफ से इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड करता है कि वो समाज कैसा है और वो समाज उस चीज़ को सही मान रहा है कि गलत मान रहा है। ठीक है, बाकी एटमोलॉजिकल मीनिंग में कुछ रखा नहीं है। दोनों के बीच में अगर सिनोनिमिटी देखी जाए तो दोनों के बीच में समानता क्या है? समानता यही है जो आपने अभी ऊपर पढ़ी, दोनों में एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो चीज़ें आपकी रिलीजन जैसे कि बता रही हैं, जैसे रिलीजन बोलता है पीस यानी कि शांति बनाए रखो, रिलीजन बोलता है हार्मनी के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए, बड़ों की इज्जत के लिए, सबकी इज्जत के लिए। वही बात आपकी मोरालिटी भी बताती है कि शांति ज़रूरी है, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली सिनोनिमिटी क्या है कि दोनों हमारी सोसाइटी को मोरल वैल्यूज़ देते हैं, हमें ज़िंदगी कैसे जीना है वो बताते हैं, और इस तरीके से वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और सोसाइटी स्पेसिफिक है, डायनेमिक है। सोसाइटी स्पेसिफिक कैसे है? वही अगेन जो अभी ऊपर एग्जांपल दिए। डायनेमिक कैसे है? अगेन वही एग्जांपल कि वक्त के साथ इसमें बदलाव आपको दिखाई देगा। और तीसरी चीज़, दोनों ही सोशल प्रेशर क्रिएट करते हैं, दोनों ही सोशल सैंक्शंस क्रिएट करते हैं, दोनों ही गिल्ट की भावना पैदा कर सकते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? रिलीजन, पहली बात ये कि जो भी धार्मिक शास्त्र आए हैं उसके हिसाब से चलता है। मोरालिटी में इंसान अपना दिमाग लगाता है और अपने दिमाग से जो सही गलत लगता है उसको करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये कुछ खास लोगों के लिए, मान लीजिए जिस रिलीजन के लोग हैं उनकी मोरल वैल्यूज़ उन्हीं रिलीजन के लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मोरालिटी में क्या हो रहा है कि उसको यूनिवर्सली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, भले ये बात अलग है कि वो मोरल वैल्यू रिलीजन में भी है, जैसे कि मोरालिटी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ पीस, शांति जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो बात रिलीजन भी कह रहा है। ठीक है, लेकिन मोरल में जो बातें कही गई हैं, मोरालिटी के कंटेक्स्ट में जो बातें कही जाएंगी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगी। रिलीजन के केस में जो कही जाएगी वो क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो रिलीजियस मोरालिटी होगी वो सैक्रेड होती है, आस्था से रिलेटेड होती है और कहीं ना कहीं रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि वो उस धर्म की किताब से वो बात आई है और उससे दाएं बाएं होना या डेविएट होना अलाउ नहीं किया जाता। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जैसा समाज चाहेगा उसके हिसाब से वो वहाँ की वैल्यूज़ और नॉर्म्स का निर्माण करेगा और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। ठीक है, रिलीजन और मोरालिटी के बीच में रिलेशन क्या बनेगा? तो रिलेशन आपको यही दिखाई देगा, इंटरसेक्शन वाला। कैसे? जैसे कि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको रिलीजन में भी दिखाई देंगे और मोरालिटी में भी दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गरीबों की मदद करना क्या है? आपका रिलीजन भी अलाउ कर रहा है और मोरालिटी भी। आप रिलीजियस नहीं हैं तो भी ये बात आपको पता है कि हाँ ये चीज़ सही है।
जानवरों को खाना खिलाना अच्छी बात है, रिलीजन भी कह रहा है और आपका मोरालिटी भी कह रही है। दान पुण्य करना, सदका ज़कात करना, ये रिलीजन भी कह रहा है और मोरालिटी भी कह रही है। तो एक काम तो आपको ऐसा दिखाई देगा, तो ये रिलेशन बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ रिलीजन कह रहा है, जिसका कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि मोरालिटी या जो एक कॉमन सेंस है इंसान का, उसके हिसाब से वो चीज़ गलत हो जाती है। जैसे कि भारत में एक प्रथा थी, सती प्रथा। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता पे बैठ के जिंदा जलना होता था। तो रिलीजन उसको अलाउ कर रहा था, रिलीजन नहीं बल्कि जो रिलीजन के नाम पे वहाँ पे लोग थे वो अलाउ कर रहे थे। लेकिन मोरल सेंस में आप देखें तो ये कितनी गलत बात है। वैसे ही ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था साउथ इंडिया में, वहाँ की महिलाओं को जो है अपना ब्रेस्ट जो है कवर करने की आज़ादी नहीं थी, मतलब उनको अलाउ नहीं था। अगर वो चाहती हैं कि हम वो अपना कपड़ा पहन के ब्रेस्ट कवर करके रहें तो उनको पैसे देने होते थे। उसी में एक महिला ने जो है अपना ब्रेस्ट काट दिया था, लंबी कहानी है, कभी पढ़िएगा आप लोग। तो ये क्या था, रिलीजन के नाम पे इसको चलाया जा रहा था, लेकिन मोरल कंटेक्स्ट में तो क्या था, बहुत गलत बात है। वैसे ही वर्ण सिस्टम है हिंदू धर्म में, वर्ण व्यवस्था है जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, ये भी क्या है, ये भी अपने आप में बुरी बात है। लेकिन रिलीजन इसको एक्सेप्ट कर रहा है। जो एक मोरल जो सेंस में जो लोग सोचते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे ही एनिमल सेक्रीफाइस है, बकरीद पे जैसे कुर्बानी होती है, तो रिलीजन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो क्या कहते हैं कि उनको क्या लगता है कि ये जो है गलत चीज़ हो रही है। ठीक है। बाकी ह्यूमन सेक्रीफाइस है, ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है होता था हिंदुज़म में पहले, जो है राजा महाराजा लोग करते थे। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोरली एक्सेप्टेड हैं, लेकिन रिलीजन में वो उस चीज़ का उतना महत्व नहीं दिखाई देगा। जैसे कि एंटी प्लास्टिक मूवमेंट हो गया, एनवायरनमेंट को लेके मूवमेंट चलाया गया, इन सब का रिलीजन से कोई लेना देना है नहीं है। वो एक्सेप्ट करेंगे वो एक अलग चीज़ है, बट कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही राइट टू LGBT, जो भी मेल और फीमेल के अलावा जितने भी जेंडर के लोग हैं उनके अधिकारों की बात होती है, तो कोई रिलीजन इसका सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट इसलिए नहीं करता, इसके पीछे जो है मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि रिलीजियस लोग इनका भला नहीं सोचते। वो भला सोचने की बात नहीं है, वो चाहते हैं कि वो जिस चीज़ में है, रिलीजन को लेके देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, जो भी मेल फीमेल के अलावा जिसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ चीज़ें हैं हो जाती हैं, जीन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो रिलीजन के हिसाब से ये है कि जिसमें जिस चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा है उसको फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कोई इंसान मेल होता है लेकिन फीमेल की कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं, कोई इंसान फीमेल होती है तो उसके अंदर कुछ मेल की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो जो ज़्यादा क्वालिटी है उसको फॉलो करके इंसान आगे बढ़े और उससे ही ज़िंदगी गुजर बसर करे। ऐसा नहीं कि भेदभाव करे, ये करे वो करे, ये बात नहीं। बट बहरहाल ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम भी दिए हैं जो पूरी तरीके से मोरल थे इंसान, लेकिन रिलीजन से थोड़ा उतना कनेक्शन नहीं था। जैसे कि भगत सिंह, कार्ल मार्क्स और जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान नहीं थे, लेकिन सही गलत का ध्यान रखने वाले लोग थे, अच्छा बुरा सोचने वाले लोग थे। वैसे ही कुछ रिलीजियस लोग हैं, लेकिन उनका नैतिकता की दुनिया में देखेंगे तो उतना अच्छा एक कैरेक्टर नहीं दिखाई देता। जैसे कि रावण, रावण क्या है, बहुत धार्मिक और बहुत ज्ञानी इंसान था, लेकिन अब उसने जो कांड किया उसकी वजह से क्या है, उसकी मोरालिटी पे एक धब्बा हमेशा के लिए लग गया। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मोरालिटी और रिलीजन दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो इसमें अब सभी लोग आ जाएंगे जो महान लोग रहे दुनिया में। चाहे देखिए नाम लिखा है ना यहाँ पे, जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, ये सब क्या है, अपने धर्म से भी जुड़े रहे और इन्होंने मानवता के लिए भी एक संदेश दिया। हालांकि इसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम भी लिखना चाहिए था, उन्होंने भी क्या किया, वही चीज़ है, पूरी मानवता के लिए उन्होंने एक संदेश दिया। विकास सर का एक इशू ये भी रहता है ना कि वो उनको इस्लाम के बारे में उतनी नॉलेज पता नहीं है या वो बोलना नहीं चाहते, बट उन्होंने कई सारी चीज़ों पे गलत चीज़ें बोली हैं। जैसे बकरीद को लेके कैसे शुरू हुआ नहीं हुआ, उसमें कई सारे गलत उन्होंने चीज़ें बताएं, मिसकंसेप्शन उनके हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगली चीज़ है रिलीजियस मोरालिटी वर्सेस सेक्युलर मोरालिटी, धार्मिक नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। जाहिर सी बात है वो सारी नैतिकता जिसका कनेक्शन धर्म से है वो धार्मिक निरपेक्षित जो है नैतिकता है। जैसे कि आपका धर्म सिखा रहा है कि बड़ों की इज्जत करो, ये क्या है, आपकी रिलीजियस मोरालिटी है। आपका धर्म सिखा रहा है कि रमज़ान में
आप ज़कात दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, ये आपकी रिलीजियस मोरालिटी है। ठीक है। वहीं आप नॉर्मली आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको सेक्युलर वे में भी देखा जा सकता है। जैसे आप राह चलते हुए एक गरीब को आपने कुछ मदद कर दी, सेकुलर मोरालिटी के तौर पे देखा जा सकता है। हाँ, भले अलग बात है कि रिलीजन भी उस बात को सिखाता है। तो कायदे से देखा जाए तो रिलीजन और मोरालिटी अलग है ही नहीं। वो तो ठीक है कि जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उन्होंने इतना जो बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक्चुअली में तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो मोरालिटी के खिलाफ जाके काम करने को बोले। ठीक है। आज के सोशल मीडिया के हिसाब से और अलग अलग जो है प्रोपेगेंडा के हिसाब से चीज़ें जो है मिस इंटरप्रेट की जाती हैं, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है। बहरहाल, तो पहला जो फाउंडेशन है वो क्या है? रिलीजियस मोरालिटी आपके धर्म के हिसाब से आ रही है, और सेकुलर मोरालिटी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के लोगों के हिसाब से दिखाई देगी। रिलीजियस मोरालिटी के लिए आप जवाबदेह किसको होंगे? ऊपर वाले को। जो भी है आपके ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी जिसको मानता है तो वो उसको जवाबदेह है। लेकिन सेकुलर मोरालिटी में आप जवाबदेह खुद के लिए होते हैं। खुद की अंतरात्मा को आप जवाबदेह होते हैं। आपको गिल्ट आएगा तो आप अपने आप को जवाब देंगे। जैसे एक अथियस्ट है ना, उसकी जवाबदेही क्या किसी से है? उसके ऊपर जो है उसको जवाबदेही नहीं है उसकी। लेकिन एक ऐसा इंसान जो धार्मिक है वो जवाबदेह है। इसीलिए जैसे कि एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि एक जो है धार्मिक इंसान एक अधर्मी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बेहतर इसलिए क्योंकि वो अपने अल्लाह को, अपने भगवान को जवाबदेह है। अब जब इंसान जवाबदेह होता है तो वो सही गलत को और बारीकी से देखता है, समझता है, उसको करने की कोशिश करता है। और जो इंसान जवाबदेह नहीं होता उसके गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई रोक टोक वाला नहीं है कि हाँ ये खाना है, ये पीना है, यहाँ आना है, वहाँ जाना है, तो आप अपनी मनमाने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाएंगे। लेकिन कोई रोक टोक वाला है, आप जिसके प्रति जवाबदेह हैं, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप एक रिजर्व फॉर्म में अच्छे तरीके से शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का एक डिफरेंस आपको ये दिखाई देगा। सेकुलर मोरालिटी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन रिलीजियस मोरालिटी में आपकी अपने ऊपर वाले के प्रति अकाउंटेबिलिटी है। एग्जाम्पल, जैसे कि इस्लाम में ज़कात देना एक क्या है? रिलीजियस मोरालिटी है और कंपलसरी है, आपको मदद करनी ही करनी है गरीबों की। लेकिन सेकुलर मोरालिटी क्या है कि हाँ आपने पैसे कमाए, आपने किसी एनजीओ को पैसे दान कर दिए, नहीं कमाए नहीं किए, या नहीं मन किया तो नहीं किए। आपको घूमने का मन किया, उस साल आप घूमने चले गए, अगले साल आपने सोचा कि ठीक है अगले साल दे देंगे। क्या हो गया? रिलीजियस मोरालिटी। बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन है क्या? मोरालिटी का काम। इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और ताकत क्या है रिलीजियस मोरालिटी की? तो रिलीजियस मोरालिटी का फ़ायदा एक ये है कि ये आपको सही गलत का एक रास्ता बेहतर तरीके से दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी जो है जवाबदेही है, आप जवाब देने के लिए बाध्य हैं। आपका हिसाब किताब होना है और उसी के हिसाब से आपको जन्नत, जहन्नुम या फिर नर्क और स्वर्ग में जगह मिलेगी। अगर आप नहीं रिलीजियस मोरालिटी फॉलो कर रहे हैं तो आप रास्ते से भटक सकते हैं, और रास्ते से भटकेंगे तो फिर आपको उसका जो है पनिशमेंट, उसकी सज़ा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो उस दंड के भय से, उस पनिशमेंट के फियर से आप क्या करते हैं? सही रास्ते पे कर चलने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और डिवोशन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है धार्मिक नैतिकता की, वो यही है। दूसरी चीज़ क्या? प्रमोट सोशल हार्मनी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज़। एक कॉमन वैल्यू होती है, उस कॉमन वैल्यू के साथ लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि एक दूसरे को मार दो। सोशल मीडिया पे चाहे कुछ भी लोग बोलें, आजकल इतना सोशल मीडिया पे आता है कि इस पर आप घंटों लेक्चर दे सकते हैं। तो हर रिलीजन क्या कह रहा है? मिलजुल के रहो। हम सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, तो उसके पीछे अपना सिर्फ दिल या दिमाग थोड़ी है। जाहिर सी बात है, जो टीचिंग्स रिलीजन से मिली उस रिलीजन के बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। तो समाज में जो सद्भावना दिख रही है आपको, वो भी किस वजह से है? आपके रिलीजन की वजह से। ठीक है। और कोई कुछ गलत काम कर रहा है समाज में तो वो रिलीजन की वजह से नहीं है, वो उसका अपने दिमाग की उपज है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए बाध्य भी कौन कर रहा है? आपका इंटरनल गिल्ट भी कई बार बाध्य करता है। आपका अंतरात्मा, आपका जो है ज़मीर, जब भी आप गलत करेंगे तो आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, और जब आपने एक बार गिल्ट फील कर लिया तो दोबारा वो काम करने से आप खुद को रोकेंगे। ये सारी एक जो है
अच्छी चीज़ें हैं रिलीजियस मोरालिटी के बारे में, लेकिन इसको बहुत से लोग गलत भी मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं? उनके दावे ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड है। जो चीज़ रिलीजन में कह दी गई वो कह दी गई, उससे मतलब जो चीज़ लिख दी गई उससे इंसान पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, तो इस बेसिस पे लोग कहते हैं कि रिलीजियस मोरालिटी की अपनी कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म आपको दिखाई देगा। जो बात कह दी गई है उसको में आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना है, दाएं बाएं नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत हद तक की ऑन्टोलॉजी के करीब है, इसमें डायनेमिज्म नहीं होता। ठीक है, बाकी इसका एक अपना अलग से एक्सप्लेनेशन है। जवाब देने के लिए आंसर में तो आपको इतना ही लिखना है। सेकुलर मोरालिटी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? मजबूती अगर देखा जाए, ताकत देखी जाए, तो पहला ये कि सेकुलर मोरालिटी जो होती है वो तर्क और तथ्यों पर आधारित होती है और बहुत हद तक टेलियोलॉजी के करीब होती है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है। जैसे वही एग्जांपल हम दिए ना कि अगर 100 लोग खड़े हैं, उसमें से 90 लोग किसी एक गलत चीज़ को भी सही मान रहे हैं, तो वो सही मान लिया जाएगा उस समाज के लिए, भले वो 10 लोग कितना भी अपनी बात जोतते रहें, रटते रहें। टेलियोलॉजी यही कहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं और उस 100 में से 90 लोगों ने बोल दिया कि मर्डर करना अच्छी बात है और 10 लोग बोल रहे हैं गलत बात है, तो क्या कहेंगे? नहीं, 90 लोग बोल रहे हैं काफ़ी है, 90 लोग को इस बात से राज़ी हैं, खुश हैं, तो 90 वाले की मान्यता ज़्यादा है, तो मर्डर करना क्या हो गया? जायज़ हो गया वहाँ पे। तो मर्डर करना, ये बस एग्जाम्पल दिए, कर नहीं रहे हैं वो लोग, तो उसमें एक ये स्ट्रेंथ मानी जाती है कि ये तर्क के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से, मैक्सिमम प्लेजर के हिसाब से, किसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है उसके हिसाब से ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है और डायनेमिक है, और एक चेंज की जो है हिम्मत रखता है। लेकिन कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी अगेन वही है टेलियोलॉजी वाली, कि जब आप इतना छूट दे देंगे लोगों को तो लोग सही रास्ते से भटक जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ कि एक इसको बेहतर रास्ते के तौर पे नहीं अपनाया जा सकता जिससे समाज प्रॉपर वे में चले। जैसे समाज में अगर आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है तो आपको रिजिड होना पड़ेगा। जब तक आप रिजिड नहीं होंगे, अकड़ू नहीं बनेंगे, तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और चीज़ें बिगड़ती रहेंगी। और तीसरी कमज़ोरी इसकी ये है कि रिलीजियस मोरालिटी को मानने वाले लोग बहुत कम हैं दुनिया में। जाहिर सी बात है, धार्मिक लोग ज़्यादा हैं दुनिया में, तो वो अपने धर्म के हिसाब से अपनी धार्मिक नैतिकता को तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। एक अगली चीज़ इसी में हम थोड़ा सा ऐड कर दिए, था तो इसी बीच में, बट इसको अलग से हम पूरा कर दिया। वो क्या है? रिलीजन एंड धर्म। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा डिबेट चलती रहती है कि धर्म अलग है और रिलीजन अलग है। रिलीजन को हिंदी में भी धर्म बोलते हैं, लेकिन आजकल जो इसका थोड़ा एक रिजर्व मीनिंग जो निकलती है वो क्या निकलती है? पंथ। ठीक है, तो आजकल सोशल मीडिया पे जो डिबेट चलती है, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट चलती है, जो धार्मिक स्कॉलर हैं उनकी जो डिबेट चलती है, वो कहते हैं कि हिंदू ही बस एक धर्म है, बाकी जो जितने दुनिया में हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो गई, जुडाइज़म हो गया, इस्लाम हो गया, जितने भी हैं वो सब क्या हैं? वो सब रिलीजन है, पंथ हैं। और बाकी हिंदुज़म न रिलीजन है न पंथ है, बल्कि वो क्या है? धर्म है। क्यों? क्योंकि वो सनातन है। सनातन मतलब जो बहुत पुराना है शुरू से। तो कौन पुराना है नया, वो एक बात की बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हैं, तो उसी वे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली में रिलीजन और धर्म है क्या? क्या ये फैक्ट है कि हिंदुइज़्म ही बस धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, बाद में पैदा हुई चीज़ें हैं, या क्या है? सारी बातें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मीनिंग पहले देखिए, रिलीजन होता क्या है और धर्म क्या होता है। रिलीजन क्या है? एक सेट ऑफ बिलीफ है, हमारी आस्था है, हमारा जो अकीदा है उसके हिसाब से इंसान काम करता है। ठीक है, जो भी चीज़ें आई हैं ऊपर से आई हैं, उसके हिसाब से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ें ऊपर से आई, चाहे वो किसी फॉर्म में आई हों, चाहे वो एक किताब के फॉर्म में आई हों, या फिर बड़े बुज़ुर्गों ने उसको बताया और लोग उसको फॉलो करते हैं। अब उसको फॉलो करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, नैतिकता का पाठ पढ़ने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सामने सारी चीज़ें रख दी गई हैं और आप उसको मान रहे हैं। ठीक है, वो होता है रिलीजन।
और आपके ज़िंदगी का मकसद भी बताता है, सही गलत चीज़ें भी बताता है। इसकी मीनिंग अगर देखा जाए तो ये आया है रीलिगेयर से। रीलिगेयर क्या है? टू बाइंड और टू टाई। लिगेयर का मतलब होता है टू बाइंड या टू टाई, बंधना। और री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा बंधना। तो रिलीजन चूँकि वेस्ट से आया ना, इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड यानी कि क्रिश्चियन की बात है। अब जो सिमेटिक रिलीजन हैं, जुडाइज़म हो गया, इस्लाम हो गया और क्रिश्चियनिटी हो गया, इन तीनों में ये चीज़ है कि आप इस दुनिया में आए हैं, ये आपका क्या है, एग्ज़ाम हॉल है, और आप यहाँ पे अच्छा बुरा करके जो भी जाएंगे ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे एक नई दुनिया शुरू होगी और ऊपर वाले की डोर से आप बंध जाएंगे। ठीक है, दोबारा, क्योंकि पहली बार तो आप वहीं से आए हैं, दोबारा बच जाएंगे। तो इसकी मीनिंग यही आती है, अगर उसकी जो है उसके शाब्दिक अर्थ पे आप जाएं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है? पहली बात, मेटाफिज़िक्स। इसमें ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह की बातें हैं। इसमें आत्मा की बात है, रूह की बात है, इन सारी चीज़ों की बात है। और ये भी बताया गया कि हाँ, आप जो करेंगे उसके बाद आपको वहाँ ऊपर आना है, और आपका उसी के हिसाब से, उसी तरीके से आपका हिसाब किताब होगा। तो ये इसका पूरा मेटाफिज़िक्स है और मैथोलॉजी है। दूसरी चीज़ क्या है? रिलीजन में आपको इबादत करना है, पूजा पाठ करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं, जो कि आपके दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। और वो चीज़ें करके आप सही और गलत रास्ते पे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ने के एक अलग भी फ़ायदे हैं, जाहिर सी बात है। पहला क्या है? अकाउंटेबिलिटी आपकी है, कि आप ये मान रहे हैं कि एक ऊपर कोई बैठा है और उसकी वजह से आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऐसे तुक्के से नहीं मिल रही। ऊपर वाला बैठा है, वो कृपा कर रहा है, उसकी मेहरबानी है, तो आपको चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही है। तो आप जवाबदेही के तौर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ के पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हज कर रहे हैं, सब क्या है? सब जवाबदेही का एक फॉर्म है। अब उसका दुनिया के कनेक्शन के हिसाब से भी एक फ़ायदा हो सकता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो उसका एक हेल्थ जो है फ़ायदा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। बट रिलीजन में क्या है? रिचुअल आपको ऐसे दिखाई देंगे, और ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए इंसान अपने धर्म को फॉलो करते हुए सही गलत करता है। ये है रिलीजन, धर्म या पंथ कह लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? धर्म, जिसको जैसे कि हम शुरू में बोले कि कहते हैं कि धर्म एक ही है, हिंदुइज्म है बस। तो वो क्या है? धर्म एक्चुअली में क्या है? एथिक्स की दुनिया के हिसाब से अगर आप देखा जाए, देखें तो धर्म एक तरीके की मोरल ड्यूटी है, काम करना, जो इंसान सही रास्ते पे काम कर रहा है, वो सब क्या है? उसका धर्म है। जैसे कि आग का काम क्या है? जलना। तो आग का धर्म हो गया ना जलना। ठीक है। वैसे ही बोलते हैं टीचर का धर्म क्या है? पढ़ाना। तो धर्म का यहाँ पे क्या मतलब है? काम, ड्यूटी। तो सेंस यही आता है, जो धर्म की जो मीनिंग है ना, उसका सेंस यही है कि ड्यूटी। कोई इंसान जो ड्यूटी कर रहा है, जिसके लिए वो बना है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जब आप समझेंगे कि आपका काम क्या है, आपका मकसद क्या है, आप हैं क्यों, आपका अस्तित्व क्यों है, जब ये जानने के बाद जब आप अपने सही काम को करेंगे, तो वही काम आपका क्या है? धर्म है, बशर्ते ये कि वो सही रास्ते पर जा रहा हो। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके? राइचुअस ड्यूटी। कोई भी एक जैसे कि एक डॉक्टर एक मरीज़ की जान बचा रहा है, तो वो डॉक्टर का क्या है? धर्म है। ठीक है। आप मिलजुल के एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको मिलजुल के रहना चाहिए, आपका एक धर्म है। सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म। कोई भी ऐसा काम जब आप अपना फ़ायदा नहीं देख के बल्कि दूसरों का सोच के भी कर रहे हैं, तो ये क्या है? धर्म है आपका। इन सारे फैक्टर के बेसिस पे कहा जाता है कि हिंदुइज़्म सिर्फ एक धर्म है, बाकी सब रिलीजन है। इस बात को सपोर्ट करता है मनुस्मृति का चैप्टर 6 वर्स 92। क्या है वो? धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 शब्द हैं यहाँ पे। इस 10 जो है शब्दों के जो है अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हिंदुज़्म एक धर्म है, जो सबसे पुराना है, और बाकी सब बाद में पैदा हुए हैं, जो कि पंथ है। क्या है ये 10 शब्द? पहला है धृति। धृति का मतलब पेशेंस, परसिवरेंस। सब्र आप रखिए, और इतना सब्र रखिए कि 50 परेशानी आए, उसके बावजूद आप उसमें लगे रहिए जब तक कि आपको परिणाम नहीं मिल जाते। क्षमा यानी कि माफ़ी, माफ़ करिए आप लोगों को, माफ़ी मांगिए आप, और बर्दाश्त करना सीखिए, सामने वाला कुछ ऊपर नीचे बोल दे या आप ही कुछ ऊपर नीचे कर दें।
दम, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल ओवर डिज़ायर्स, यानी कि आप अपनी इच्छा पे कंट्रोल करें। आपको पढ़ना है लेकिन आपका घूमने का मन कर रहा है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है तो आप पढ़िए पहले। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेने का मन कर रहा है लेकिन और भी दुनिया में काम है, तो आप गाड़ी की इच्छा कंट्रोल करिए और अपना काम करिए। इसी तरीके से अस्त्यम, नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। शौचम, शुद्धता का ख्याल रखना। शुद्धता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कपड़े गंदे हैं तो उसको साफ कर लो, शुद्धता का मतलब अपनी सोच को भी साफ रखना, किसी के लिए कीना ना रखना, गिबत न करना, मन में कुछ किसी का बुरा ना सोचना। ये क्या है? शौचम, प्योरिटी। इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ओवर सेंसेस, आपके जो सेंस हैं उस पर कंट्रोल करिए। धी, धी का यहाँ पे कनेक्शन है नॉलेज से, नॉलेज यानी कि विजडम, और विजडम का यहाँ पे मतलब है कि आप सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हों। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास विजडम नहीं है। और ये है लर्निंग, विद्या, नॉर्मल वाला। बाकी है सत्यम, सच्चाई, सच्चाई अपने काम में, सच्चाई अपनी बात में, सच्चाई अपने सोचने में। और लास्ट है अक्रोध, यानी कि गुस्से की कमी, अपने आप को शांत रखना। ये सारी चीज़ें हैं जो धर्म को परिभाषित करती हैं और उसके हिसाब से क्या है, हिंदुज़म एक धर्म है। ये सारी चीज़ें, ये क्या है, इंसान की ड्यूटी है। ये सारी चीज़ें अगर इंसान फॉलो कर रहा है तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गलत रास्ते पर जाएगा। तो इस बेसिस पे कहा जाता है कि हिंदुज़म एक धर्म है, बाकी सब पंथ है। थोड़ा सा अब इस्लाम के बारे में भी देख लेते हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। इस्लाम भी क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि जैसे मुसलमान है तो वो क्या है, दीन पे चलता है। वर्ड आप लोगों ने सुना है, इस्तेमाल भी करते होंगे। तो दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी जीने का तरीका। कैसे? मोरालिटी के साथ। तो इस्लाम कुछ नहीं, इस्लाम बल्कि दीन है, और कुरान उसी दीन के लिए, उसी दीन को मतलब बताता है कि ज़िंदगी आपको कैसे जीनी चाहिए। और ये किसी एक खास लोग के लिए नहीं आया, ये सबके लिए आया ना। जैसे कुरान का लास्ट रिविलेशन था चैप्टर 14 वर्स 1 सूरह इब्राहिम में, क्या लिखा है? वी हैव रिवील्ड टू दी द प्रॉफिट द बुक सो दैट ही मे गाइड द ह्यूमन काइंड फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। इसमें लिखा है कि हमने तुम पर ये किताब उतारी, तुम पर का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, कि हमने आप पर ये किताब उतारी ताकि आप गाइड कर सकें, आप रास्ता दिखा सकें पूरी मानवता को। कहाँ से? अंधकार से उजाले की तरफ। ये भी क्या है? अंधकार से उजाले की तरफ जाने का मतलब क्या है? यही बातें हैं जो बातें आपने मनुस्मृति में भी देखी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ये भी क्या है? ये भी वे ऑफ लाइफ है। इसमें भी सब्र की बात की गई है, पेशेंस और परसिवरेंस की बात की गई है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 153 में कहा गया, इंडीड अल्लाह इज विद दोज हु आर पेशेंट, कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करना जानते हैं। एक जगह और आपने पढ़ा होगा, विद एवरी हार्डशिप देयर इज ईज, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी। ऐसे ही अफ़, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस की बात है, माफ़ करना। अगर आप माफ़ कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो बेशक जो है आपको भी माफ़ी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। तकवा, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड पीटी। ऐसे ही ईमानदारी, ऑनेस्टी की बातें हैं, प्योरिटी की बातें हैं। लगभग वो सारी चीज़ें जो एक इंसान के लिए ज़रूरी हैं कि कैसे ईमानदार रहे इंसान, कैसे सही रास्ते पर चलता रहे इंसान। ठीक है, कैसे प्योरिटी का ध्यान रखें। प्योरिटी यहाँ पे क्या मतलब है? इस्लाम में जैसे कहा गया ना कि आप कीना और गिबत कर रहे हैं, मन में बुरा सोच रहे हैं किसी का, तो आपकी दुआ भी नहीं जो है कबूल होगी ना, आपकी कुछ वैसी जो भी आपने एक काम कर रहे हैं वो जो है माना जाएगा। और साफ़ सफाई की कंटेक्स्ट में भी कि आपकी साफ़ सफाई जो है आपका आधा ईमान है। हर चीज़ जो बताई गई, उन सब चीज़ों का कनेक्शन बेसिकली क्या है? कनेक्शन यही है कि इंसान सही रास्ते पर आ जाए और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। वैसे ही हिकमत, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या लिखा है? ही ग्रांट्स विजडम टू whom he wills and whoever has been granted wisdom has certainly been given so much good। वह उनको विजडम देता है, उनको जो है ज्ञान देता है जिसको वो चाहता है। ठीक है, और जिसको भी विजडम दे दिया गया, इसका मतलब उसको बहुत कुछ दे दिया गया। ठीक है, वैसे ही नॉलेज एंड लर्निंग के बारे में है, आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु डू नॉट नो, क्या वो लोग जो जानते हैं क्या वो उनके बराबर हैं जो नहीं जानते?
ऐसे ट्रूथफुलनेस है। ओ यू हैव बिलीव्ड, फियर अल्लाह एंड बी विद दोज हु आर ट्रूथफुल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उनके साथ रहो जो सच के साथ हैं। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड forbearance. The strong person is not the one who can overpower others in wrestling, but the strong person is the one who controls himself when angry. एक मजबूत इंसान वह नहीं है जो एक जो है अखाड़े में दूसरे को हरा दे, बल्कि एक मजबूत इंसान वह है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करे। सही बुखारी हदीस नंबर 6114। तो अल्टीमेटली सभी रिलीजन क्या हैं? सभी रिलीजन ही अपने आप में धर्म है। सोशल मीडिया पे या बाबा लोग कोई कुछ भी बोले, यहाँ पे किसी को अच्छा या बुरा दिखाने का मतलब थोड़ी है। इनफैक्ट हम अपने आप को छाट के क्या कह रहे हैं? अच्छा दिखा रहे हैं कि हाँ नहीं, हम ही बस धर्म है। फैक्ट ये है कि कोई रिलीजन बुरा थोड़ी है। उसको मानने वाले, इस्लाम में कहा गया ना, कोई धर्म बुरा नहीं है, उसको मानने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो हर रिलीजन में वही धर्म की ही बात की है, जो मोरल ड्यूटी है, जो हर एक इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मतलब फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे दो सिर्फ हिंदुज़म और इस्लाम का ही लिखे, बाकी सारे रिलीजन भी वही बातें बताते हैं, सही रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, कैसे जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे सबका ध्यान रखना चाहिए, कैसे जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए पसंद करें, कैसे जो चीज़ अपने लिए नहीं पसंद करें दूसरों के लिए भी ना पसंद करें। एक कोएग्जिस्टेंस, एक जो है मोरालिटी, और जो सोशल की जो सोसाइटी की हार्मनी है, कैसे सब मेंटेन किया जाए, ये सारी चीज़ें हर रिलीजन बता रहा है। तो सबका धर्म वही है। अब कोई एक अलग से वो अपने आप को बोले तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए? स्पीड ज़्यादा है, वो हम सोचे आज ख़त्म करेंगे इसको, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई तो बड़ा लंबा गैप हुआ, तो नुकसान तो आप ही लोग का होता है। स्पीड सही है या फास्ट है? फास्ट थोड़ा किए हैं, बट चलने लायक है। ठीक। अब ये आखिरी टॉपिक आपका है, बीच में एक और थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, लास्ट में दिखा देंगे। इतना आपने पढ़ लिया ना, आपने चैप्टर शुरू किया और आपने पहली चीज़ पढ़ ली कि हाँ जो चीज़ सही है गलत है, जो सब्जेक्ट हमको बताता है वही एथिक्स है। और आपने पढ़ा कि हाँ कैसे एक अच्छा रास्ता एथिक्स दिखाता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए एथिक्स बताता है, क्या हमारे लिए सही है क्या बुरा है, क्या न्यायपूर्ण है क्या न्यायपूर्ण है, हमारे हमें कौन बता रहा है? एथिक्स बता रहा है। कैसे बता रहा है? वो हमारे समाज को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? हमें वैल्यूज़ और नॉर्म्स बता के। वैल्यूज़ क्या हैं? अच्छा बुरा सब आपने पढ़ा। आपने पेशेंस पढ़ा, आपने ओवर थिंकिंग पढ़ा, उसमें वाइसेस आपने पढ़ लिए, डिप्रेशन पढ़ लिया आपने, ऑनेस्टी पढ़ ली, पेशेंस पढ़ लिया, एनवी पढ़ लिया, जलन, सब कुछ पढ़ा आपने। इन सब चीज़ों को बता के कि हाँ ये चीज़ बुरी है ये चीज़ अच्छी है, सब कुछ एक लिख के परोस के आपको एथिक्स ने दे दिया। और उसके हिसाब से हमारा समाज चल रहा है, और हम मान रहे हैं कि उस एथिक्स की वजह से ही हम अच्छे राह पे चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये एक एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है? समाज में क्या एथिक्स की ज़रूरत है? एक एथिकल सिस्टम की ज़रूरत है? क्या उसके बिना नहीं रह सकता समाज? तो जवाब ये है कि नहीं, उसके बिना समाज बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। बिना एथिकल सिस्टम के समाज में क्योस होगा, अन्याय होगा, लोग मोरालिटी को अपने अपने हिसाब से सही और गलत
डिसाइड कर लेंगे, बोलेंगे। जैसे हमको कुछ गलत करना होता है तो हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं ना कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो हर इंसान इन सब चीज़ों में लग जाएगा और एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, एक अराजकता आ जाएगी समाज में। तो उस अराजकता से बचने के लिए हमें एथिक्स पढ़ना, एथिक्स का जो है एथिकल सिस्टम हमारे समाज में लागू करना ज़रूरी हो जाता है। इसको लेके दो पर्सपेक्टिव हैं, पहला है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट थियरी। देखिए जो है फिलॉसफी में दो थियरीज आती हैं, एक होती है फंक्शनलिस्ट और एक होती है कॉन्फ्लिक्ट। दोनों क्या है ये समझ लीजिए। फंक्शनलिस्ट थियरी कहती है कि कोई भी चीज़ जो समाज में हमारे चल रही है या हो रही है तो वो सही है। कैसे ये दलील दे रहे हैं कि सही है? कह रहे हैं कि चूंकि समाज में वो चीज़ है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब जो चीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है तो वो चीज़ गलत कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी है ना, आपके बॉडी में एक दिल है और उस दिल से आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है, ब्लड जो है पंप हो रहा है, ठीक है। नुसरत जी कितना पंप होता है बताइएगा? तो ब्लड क्या हो रहा है, पंप होता है और आपकी बॉडी काम कर रही है। अब मान लीजिए कि वो दिल आपका ब्लड पंप करना बंद कर दे या दिल आपका काम करना बंद कर दे, तो दिल की क्या कोई हैसियत रहेगी या आपकी की कोई हैसियत बचेगी? नहीं बचेगी। हैसियत तब तक है दिल की, तब तक वो दिल एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब तक कि वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना। आपकी बॉडी वर्क कर रही है किसकी वजह से? दिल की वजह से। दिल का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे ही उसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो एक फालतू चीज़ हो जाएगी। ठीक वैसे कोई भी चीज़, कोई भी रूल रेगुलेशन जो समाज में बनाया गया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उसको समाज की उसकी ज़रूरत है। अगर जब ज़रूरत नहीं रहेगी उस रूल रेगुलेशन की तो समाज उसको खुद ही उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन समाज उसको उठा उठा के नहीं फेंक रहा है, तो इसका मतलब उसकी ज़रूरत है, वो अपना एक योगदान समाज में दे रहा है और उस योगदान की वजह से समाज एक बेहतर तरीके से बेहतर रास्ते पर चल रहा है। इस थियरी के आधार पे एथिक्स जो हमारे समाज के लिए एक एथिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या दलीलें दी जाती हैं इनकी तरफ से? पहला ये सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। समाज में एक सोशल ऑर्डर अगर आपको चाहिए, अराजकता से बचना चाहते हैं, तो आपको एथिकल सिस्टम लागू करना ही होगा। आप लागू नहीं करेंगे, अज्यूम करिए कि आपने कह दिया है कि ठीक है आज से समाज में ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं। क्या ईमानदारी? जितना तुमको चीनी देनी है तौल के दो, पैसा जितना लेना है लो, जितने बजे मन करे ऑफिस आओ, जितने बजे मन करे चले जाओ, होमवर्क का मन करे करो, ना मन करे ना करो। एथिकल सिस्टम हटा दो, क्या समाज सही से रहेगा? क्या हम सही से रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो पहली चीज़ सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सोशल एथिकल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मोरल कंसेंसस एंड यूनिटी। जैसे कि आपने पढ़ा एम्पैथी, एक दूसरे के लिए सहानुभूति। एक ही मोहल्ले में आप पाएंगे कि अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में पाएंगे कि अलग अलग जो है आस्था के लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जो इज्जत कर रहे हैं वो इज्जत कहाँ से आ रही है? वो इज्जत एक्चुअली में आ रही है आपके एथिक्स से। अगर हम वो एथिकल सिस्टम हटा दें, समाज से वो सही गलत बताने की किताब ही हटा दें, तो क्या लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे या मिलजुल कर रहेंगे? मे भी कुछ लोग रहें, बट प्रॉपर वे में वो चीज़ समाज से गायब हो जाएगी। तीसरी दलील क्या है? वही जो अभी हम बताएं, समाज में अराजकता से बचने के लिए आपका एथिकल सिस्टम होना ज़रूरी है। चौथी चीज़ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन। एथिकल सिस्टम है तो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, जैसे कि अभी हम बताए, रिस्पेक्ट वाली बात बोले, एम्पैथी की बात बोले, अनार्की को अवॉइड करने की बात बोले, तो इन सब का रिजल्ट अल्टीमेटली क्या है कि लोग एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के का समर्थन कर रहे हैं, साथ देते हैं। और जब एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, तो सोसाइटी भी कोऑपरेशन के साथ चलेगी। सोसाइटी की भी एक स्मूथ फंक्शनिंग आपको दिखाई देती है। और लास्ट चीज़ है मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। इंसान की खुद की डेवलपमेंट होती है नैतिकता के लेवल पे।
अगर एथिकल सिस्टम नहीं है, जैसे कि एक बार आपको बताया गया था कि एवरेज जो आईक्यू है इंसान का वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, समाज में आप जाएंगे तो कोई जो है 100 में से जो है 90 लोग आइंस्टीन बने फिरे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, और 100 में से 90 पागल हैं, ऐसा भी नहीं। एवरेज क्या है, एवरेज माइंड वाले लोग जो है, नंबर अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो उसमें से 70 लोग ऐसे होंगे जो एवरेज माइंड वाले होंगे, उसमें से 10 शायद बहुत तेज़ होंगे और 10 शायद बहुत दप्पू होंगे। तो अगर एथिकल सिस्टम हम हटा दें, गायब कर देंगे, तो मोरल डेवलपमेंट इंडिविजुअल का नहीं होगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करने में लग जाएंगे। हर इंसान का अपना सही और अपना एक एक जो है गलत होगा। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, रास्तों को जो है पहचान नहीं पाएंगे। तो एथिकल सिस्टम इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इंसान राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट कर सके, सही और गलत को अलग अलग तरीके से पहचान सके। ठीक है, तो ये है जो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। दूसरी एक है वो है कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। फंक्शनलिस्ट थियोरी तो आपने समझ ली कि हाँ, हर चीज़ अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही है, योगदान दे रही है, इसलिए वो समाज में काम कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट थियोरी कह रही है कि नहीं, यहाँ पे योगदान की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ का आपस में संघर्ष है, और उस संघर्ष की वजह से समाज चल रहा है। ये थियोरी बेसिकली किसने दी, कार्ल मार्क्स ने दी। कार्ल मार्क्स ने वो थियोरी दी कम्युनिज्म की। उन्होंने कहा समाज में दो ही वर्ग है, एक है बुर्जुआजी और एक है सर्वहारा, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है और एक बहुत छोटा मजदूर तबका है। और बड़ा जो तबका है वो शोषण करता है मजदूरों का, और इसकी वजह से ऐसे ही समाज चलता है। बड़ा जो है, अमीर लोग जो है शोषण करते हैं और गरीब लोग उसमें दबते पिसते रहते हैं। और इसी चक्कर में, पावर का मेंटेनेंस और कंट्रोल के चक्कर में, बस समाज किसी तरीके से घिस रहा है, चल रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या रास्ते बताए, इन्होंने एथिकल सिस्टम के होने के लिए और ना होने के लिए दोनों की दलीलें दी। पहली चीज़, इन्होंने कहा कि एथिकल सिस्टम होने की वजह से एक दिक्कत ये भी आती है कि जो रूल रेगुलेशन बना दिए गए हैं, वो रूल रेगुलेशन वही बड़े लोग बनाते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। अब वो बड़े लोग अगर रूल रेगुलेशन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सारे रूल रेगुलेशन उनके फ़ायदे के लिए होंगे, और उसमें गरीब वर्ग जो है पिछड़ा रहेगा, दबता रहेगा। जैसे आजकल भारत की राजनीति में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ना, वो कितना सच है या झूठ है वो एक अलग बात है, अडानी को लेकर। या मोदी सरकार जो फैसले लेती है, कहा जाता है कि वो जो उद्योगपति हैं उनको नज़र में रख के लेती है, इससे गरीब वर्ग दबता रहता है और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव भी यही है कि जो रूल रेगुलेशन हमारे समाज में बनाए गए हैं वो बड़े वर्ग के लोगों ने बनाए, बड़े लोग बैठे उन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिए। अब वो उनके फ़ायदे के लिए रूल रेगुलेशन है, और उस रूल रेगुलेशन में गरीब आदमी पिसता रहता है, उनका ऑपरेशन होता रहता है, शोषण होता रहता है। तो उसका रास्ता ये बताते हैं कि एथिकल सिस्टम क्या करना चाहिए, हमको चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे एथिकल सिस्टम हैं जो पावर को, ठीक है कि अमीर को और अमीर कर रहे हैं, लेकिन हम उनको चेंज कर सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। और एथिकल सिस्टम को इस वे में बनाएं ताकि गरीब वर्ग भी ऊपर है, जैसे कि हम समाज में, जिससे हम समानता और बराबरी ला सकें। ठीक है, समाज में जैसे जस्टिस और इक्वालिटी क्या है, ये अपने आप में एक वैल्यू है ना, ह्यूमन वैल्यू है, मोरल वैल्यू है। और ये ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भी तो एथिक्स से ही आएगी। तो हम एथिक्स का इस्तेमाल करके समाज को क्या करें, बदलें, रूल रेगुलेशन जो है उन रूल रेगुलेशन को बदलें जो गरीबों के हित में नहीं है। अगली चीज़ क्या है, मोरल रिलेटिविज्म एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि हर जितना मतलब जितने अलग अलग ग्रुप हैं, सबके अपने अपने मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सबका अपना अपना मानना है ना, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है, सबका अपना अपना अलग सही और गलत है, तो उनके बीच में भी एक परस्पर संघर्ष दिखाई देगा, कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया जाए वो भी हमारा एथिक्स ही बताएगा, जब हम एथिक्स को रिलेटिव टर्म में देखेंगे, ना कि एब्सोल्यूट टर्म में। और रिलेटिव टर्म में देखने का अगेन वही मतलब है कि आप जो है अपनी वैल्यू या अपनी मान्यताओं को लेके रिजिड मत होइए।
ठीक है। तो ओवरऑल सभी ने बताया कि हाँ कि क्यों ज़रूरी है। आसान भाषा में अगर इसको कंक्लूड करना हो तो कंक्लूजन इसका यही है कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और एक कोऑपरेशन के लिए, और खुद के मोरल डेवलपमेंट के लिए समाज में एक एथिकल सिस्टम होना ज़रूरी है। और एथिकल सिस्टम अगर नहीं रहेगा, समाज में अराजकता आएगी। हर इंसान अपना दिमाग लगा के सही और गलत डिसाइड करेगा, और सब अपना दिमाग लगा के सही और गलत डिसाइड करेंगे, तो फिर समाज रहने लायक नहीं बनेगा। जानवरों में और इंसानों में कुछ फ़र्क तो रह नहीं जाएगा। जिनका जो मन किया वो करेगा। किसी का रेप करने का मन कर दिया, रेप करके कोई बैठ गया। मर्डर करने का मन किया, मर्डर करके बैठ गया। क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से चीज़ें सही और गलत लग रही होती हैं। लेकिन एथिक्स क्या कर रहा है? एथिक्स आ जाने की वजह से वो एक पैरामीटर आपको दे दिया है कि ये चीज़ मोरली सही है, ये चीज़ मोरली गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम कई बार एग्जाम्पल है ना, तो कंक्लूजन में ये एग्जाम्पल आप अप्लाई कर सकते हैं कि कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन एथिक्स ने एक पैरामीटर दे दिया, आपके रिलीजन ने एक पैरामीटर दे दिया और कह दिया कि नहीं, सुसाइड करना गलत है। आपकी कंडीशन कुछ भी हो, परेशानी है, तो सही होगा सब कुछ। तो जो एथिकल सिस्टम आपको दे दिया गया है, जो बातें आपको बता दी गई हैं, वही एक तरीका है आपके सही और गलत डिसाइड करने का। उससे हट के आप जो कुछ कर रहे हैं, तो चाहे आप कितनी भी दलील दे दें, आप उससे हट के कर रहे हैं तो आप गलत ही माने जाएंगे। इसलिए एथिकल सिस्टम ज़रूरी है और उसको फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, शिकवा, शिकायत है कुछ?